हेलो फर्स्ट ईयर फिजिकल ज्योग्राफी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको महाद्वीप एवं महासागर तली की उत्पत्ति संबंधी के बारे में बताया जाएगा। प्रथम दृष्टया भूपृष्ठ पर दो ही स्थल रूप दिखाई देते हैं, महाद्वीप एवं महासागर। ये पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। विद्वानों ने इन्हें पृथ्वी की प्रारंभिक भूरचना कहा। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद यही दो रूप सबसे पहले सामने आए। इनकी उत्पत्ति एवं विकास के बारे में अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सैलिसबरी ने संपूर्ण ग्लोब को उच्चावच के लक्षणों के आधार पर तीन भागों में बांटा। प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप या महासागर, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार और मैदान, तृतीय श्रेणी के उच्चावच घाटियां, पर्वत खंड, डेल्टा इत्यादि। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ओन एंजल के अनुसार महाद्वीप या महासागर वे रंगशालाएं हैं जहां पर भूवैज्ञानिकीय ड्रामा खेले जाते हैं। यहाँ के पर्वत, पठार, मैदान रंगशाला के रंगमंच हैं। डेल्टाई खंड, हिमोट घाटियाँ, पहाड़ियाँ, जल, हिम लहरें आदि वायु आदि कारकों द्वारा यहाँ खेल खेले जाते हैं। इसी को आधार मानकर आपको बात बताऊं, महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत के बारे में विद्वानों ने इनको अनेक तरह से बताया है, जिसके अंदर अनेक सिद्धांत अपने प्रतिपादित किए हैं। जैसे प्रथम है, पहला है संकुचन सिद्धांत, जिसमें पहला है इसके अंदर लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत, यानी इसमें पृथ्वी सिकुड़ी है बाहरी से जो और ये बनी है। दूसरा जेफरी का तापीय संकुचन सिद्धांत। दूसरा डेली का महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत। तीसरा वेगनार का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। चौथा प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। पांचवा जोली का तापीय चक्र सिद्धांत। और छठा है आर्थर होम्स का संवहन सिद्धांत। आपको बात बताऊं, जो संकुचन सिद्धांत है उसके अंदर किसी गर्म पदार्थ को धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो उसमें कुछ संकुचन अवश्य होता है। प्रारंभ में पृथ्वी गैसीय और तरल अवस्था में थी। सबसे पहले इसका बाह्य भूपृष्ठ ठंडा हुआ तथा बाद में आंतरिक भाग ठंडा होकर सिकुड़ा। इस स्थिति में आंतरिक भाग के सिकुड़ जाने पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का बाहरी तल भी संकुचित हुआ। बाहरी तल के संकुचन हो जाने से तल का संपूर्ण भाग ऊंचा नीचा हो गया, जो बाद में ऊंचे उठे हुए वे महाद्वीप बने, जो नीचे धसे हुए महासागर में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार ये संकुचन का सिद्धांत है। दूसरा है आपको जो जेफरे का तापीय संकुचन सिद्धांत है, उसके अंदर भी ऐसा ही बताया उन्होंने। दूसरा डेली का महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत। आर्य डेली ने 1926 में ये बताया था कि इसके अंदर महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत के द्वारा, जिसमें महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति बताई है। इसी के आगे फिर है जो वेगनार का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, जो 1905 में किया था इसने प्रतिपादन। उसके अंदर अलग अलग जो महाद्वीप है, जैसे पूरी पृथ्वी एक थी, उसके अंदर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया अलग अलग हो गए, विस्थापन हुआ इनके अंदर। फिर इसके प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आ गया है, जो ये वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर आधारित है, जिसके अंदर दो देश एक दूसरे की तरफ आपस में टकरा करके या एक दूसरे से उसके अंदर अलग दिशा में जा करके बने हैं जो ये महाद्वीप, वो बताया इन्होंने। भूकंप का भी इन्होंने बताया है और ज्वालामुखी का बताया प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अंदर। पांचवा डोली का तापीय चक्र सिद्धांत, जो 1925 में बताया था। उसके अंदर महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने तापीय चक्र सिद्धांत दिया, जिसमें रेडियो एक्टिविटी को बहुत महत्ता प्रदान की गई है। छठा है आर्थर होम्स का संवहनिक धारा सिद्धांत।
इसमें प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री आर्थर होम्स ने सन 1928-29 में रेडियो धर्मिता के आधार पर एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे समानीक धारा सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। ये बड़ा ही तर्कपूर्ण तथा भूपटल से प्रमुख भू आकारों की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार भूपृष्ठ की रचना ऊपरी व निचली सियाल परतों से हुई है। इसके नीचे आधा स्तर है। ऊपरी सियाल परत पर आधा स्तरीय महाद्वीपों महासागरों के नीचे सर्वत्र फैले हुए हैं। अंत स्तर लगभग द्रवित अवस्था में है। होम्स ने बताया कि भूगर्भ की शैलों में पाई जाने वाली रेडियो धर्मी तत्व विखंडित होकर पृथ्वी के भूगर्भ में बहुत बड़ी मात्रा में ताप पैदा करते हैं। इन तत्वों में थोरियम, यूरेनियम, पोटेशियम आदि अधिक महत्वपूर्ण है। ये तत्व भूपटल में अधिक एकत्रित होते हैं, किंतु ऊपरी सियाल परत से ताप विकिरण द्वारा बाहर निकल जाता है, जबकि धरातल स्तर में ताप एकत्रित होता रहता है। रेडियो धर्मिता के कारण भूगर्भ के आंतरिक भागों में इतना अधिक ताप पैदा हो जाता है कि आधा स्तर में संवहन धारा चलना प्रारंभ कर देती है। संवहन धाराएं ही होम्स के सिद्धांत का आधार है। वैसे पृथ्वी की ऊपरी सियाल परत से प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर से एक वर्ष में 60 कैलोरी तापमान बाहर निकाला जाता है। भू मध्य रेखा पर आंध्र स्तर की मोटाई ध्रुवों की अपेक्षा अधिक होती है। इसी कारण इस भाग में संवहन धाराएं धीरे से ऊपर की ओर चलने लगती हैं और ध्रुवों पर ऊपर से नीचे की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली धाराएं अपने भूपृष्ठीय भाग को ध्रुवों की ओर ढकेलती हैं। वैसे नीचे से चलने वाली धाराओं की अपेक्षा ऊपर की धाराओं में गति कुछ मंद रहती है। अतः ऊपरी धारा में दरार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। उदाहरण के लिए मेसोजोइक युग में 33 सागर की उत्पत्ति उपयुक्त क्रम के आधार पर भूमध्य रेखीय महाद्वीप की संवहन धारा द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाने के द्वारा हुई थी। 33 भूसन्नति के बारे में 33 सागर कहा था, आपको ये विदित होना चाहिए। आज जहां पर हिमालय वहां 33 भूसन्नति थी। ये 33 भूसन्नति आज हिमालय का रूप है, जिसके अंदर चाइना, पैसिफिक और भारतीय, ये गोंडवाना और अंगारालैंड ये है। जो आपका ये 33 भूसन्नति की है देन है। जो ये आपका ये जो उत्तर का जो मैदान है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, उत्तरी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा क्षेत्र, ये है ये 33 भूसन्नति में अधिक उपजाऊ है। ये 33 भूसन्नति की देन है, ये जो आपको बात बताऊँ। महाद्वीप ये महासागरों से नीचे बहने वाली समन्वय धाराओं की ताप परिवर्तन में काफी अंतर मिलता है। महासागरों की अपेक्षा महाद्वीपों की नीचे बहने वाली सामान्य धाराओं में ताप अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार महाद्वीपों के नीचे से ऊपर को आने वाली समन धाराएं जब दो भागों में विभक्त हो जाती हैं, तो वहां पर महाद्वीप भाग पतले होकर खंडित हो जाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के आधा स्तर में नीचे एकत्रित ऊष्मा खंडित भागों से बाहर की ओर निकल जाती है। यह एक लंबे तथा सक्रिय सागर की उत्पत्ति होती है तथा इस सागर में जो महाद्वीप खंडित हो गए हैं उनकी तलछट तथा मलबा जमा होता रहता है। इस प्रकार समन धारा का पूर्वत निर्मित क्रम समाप्त हो जाता है तथा दो महाद्वीप बन जाते हैं। इन्हीं पृथक महाद्वीपों के नीचे फिर से समन धाराओं का क्रम प्रारंभ हो जाता है। महाद्वीपों के नीचे दो धाराएं इन्हीं टूटे हुए महाद्वीपों को फिर से जोड़ देती हैं और वे बाद में एक हो जाते हैं। एक होते समय मध्य सागर में एकत्रित तलछट वाली पर्वतों के रूप में मुड़ जाती हैं और पर्वतों का जन्म होता है। न्यूज तथ्यों के आधार पर आर्थर होम्स ने अपने पक्ष बताए हैं। पैलियोजोइक युग के अंतिम समय में पृथ्वी पर लारेसे और गोंडवाना नामक दो स्थल खंड थे, जिसके मध्यवर्ती 33 सागर स्थित था तथा शेष भाग पर प्रशांत महासागर था। इन दोनों स्थल भागों के मध्य संबंध धाराएं प्रारंभ हुई, तो इस धाराओं की गतिशीलता के कारण इन दो स्थल भूखंड एक दूसरे के ऊपर खिसके। दूसरा है हिंद महासागर की उत्पत्ति गोंडवाना स्थलखंड के विघटन के फलस्वरूप हुई। इस विघटन में
प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर तथा ऑस्ट्रेलिया व अटलांटिक 18 महासागर दक्षिण की ओर चले गए। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत का उत्थान हुआ। तीसरा, अंध महासागर अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति लारेंसियस के विघटन से हुई। इस सामान्य धाराओं के द्वारा स्थल का वहन हुआ, जिसके फलस्वरूप पश्चिमी द्वीप समूह तथा रॉकी पर्वत की उत्पत्ति हुई। चौथा है, गोंडवाना लैंड के उत्तर की ओर बढ़ने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। परीक्षणों के द्वारा पता चला है कि हिमालय आज भी ऊंचे उठ रहा है। इसकी जो आलोचना हुई है उसके अंदर सिद्धांत है जो शुरू के अंदर काफी लोकप्रिय हुआ, किंतु इसमें कुछ शेष दोष रह गए जिसे नकारा नहीं जा सकता है। इसकी जो आपत्तियां विद्वानों ने व्यक्त की हैं वो है उन बातों पर निर्भर है जिसके विषय में हमारी जानकारी सीमित है। गोंडवाना स्थलखंड में पाई जाने वाली ग्लोस्टोरिस वनस्पति साइबेरिया तथा अफगानिस्तान में भी पाई जाती है, लेकिन होम्स का सिद्धांत इस पर उनकी व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, यदि हम ऐसा मान लें कि संवहन धाराएं सक्रिय हैं, तो क्या आधा स्तर से उठने वाली संवहनी धाराएं वास्तव में इतनी तेज तथा प्रबल है कि वे बड़े बड़े महाद्वीपों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा ले जाती हैं? क्या ये संभव है? ये जो है, और फिर उस महाद्वीप को खंडित भी कर देती हैं। ये तथ्य हैं वो पैदा करते हैं, विरोध पैदा करते हैं कि ये धाराओं में इतना बल है क्या पहले था वो कम हो गया बल है जो, ये सब चीज हैं। धन्यवाद।